हेलो ब्रुन, आपका एक बार फिर से सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन 1 बताने वाला हूं। इससे पहले आपको बता दूं कि मैं फिजिक्स का लेसन 1 कंप्लीट कर दिया हूं। केमिस्ट्री का लेसन 2 आज बताऊंगा, बिलियन है। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और आप जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है कुछ काफ़ी ज़्यादा, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। लेसन 1 आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल सकता है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी आप सब ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इसमें ऑल इन वन वीडियो यानी कि एक अध्याय 2 का पूरा ऑल इन वन वीडियो बनाने वाला हूं। क्या है इसमें? क्लास 12th रसायन विज्ञान ऑल इन वन वीडियो, नोट्स रहेगा प्लस पीडीएफ। नोट्स कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का ज्वाइन हो लीजिए, ठीक। पीडीएफ मिलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, अनसॉल्व पेपर मिलेगा, प्लस वायरल प्रश्न, मतलब जो एग्जाम में आने का चांसेस है आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। मात्र एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करने वाला हूँ। देखिए, अब अध्याय 2 का नाम क्या है? बिलियन। अध्याय 2 का नाम बिलियन है, और आज बिलियन यानी कि अगर आपके पास टाइम है तो टाइम निकाल के बैठ जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। बिलियन आज कंप्लीट करके ही उठिएगा, कसम खा लीजिए। हमारे साथ बैठिए, 100% श्योर हूँ मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। आपको बोरिंग जरूर लगेगा। क्यों बोरिंग लगेगा? क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। और व्हाइट बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं गाँव में हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। साथ जैसे जाऊँगा मैं दिल्ली, वैसे ही स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना। अभी गाँव आ चुका हूँ मैं, तो ठीक है। तो इसलिए, लेकिन आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, ये मेरा हर एक संभव प्रयास है, रहेगा भी, क्योंकि आपकी पढ़ाई के लिए हम हर एक संभव प्रयास करते रहेंगे। कहीं भी रहता हूँ आपका सोचता रहता हूँ कि आपको क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या न्यू मटेरियल देना चाहिए। तो विलियन है अध्याय 2, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले पेज की तरफ और कॉपी में। जब लेसन का नाम है बिलियन, तो इसके बारे में हम सीख लेते हैं बिलियन होता क्या है, ठीक है। जब लेसन का नाम बिलियन है भाई सब, तो तब तो जान लेना चाहिए कि बिलियन क्या होता है। तो क्या होता है? दो पदार्थों का समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। यानी कि जब दो पदार्थ मिलते हैं, चाहे जो जैसे हम चीनी पानी को मिला लेते हैं तो ये दो पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे नींबू पानी को मिला लेते हैं, कोई भी दो चीज़ पदार्थ ऐसे मिला लेते हैं जिससे हमारी क्या होता थी, जो जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो क्या लिखा है? दो पदार्थों का समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। समझ गए? दो पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि यार जब हेडिंग हम देखते हैं ना तो उनके बारे में भी हम सब सीख लेते हैं। तो बिलियन दो प्रकार के होते हैं। पहला है विलेय, विलेय होता है, और दूसरा होता है विलायक, विलायक, ठीक है। तो विलेय होता है और विलायक होता है। तो बिलियन दो प्रकार के होते हैं, विलेय और विलायक। विलियन क्या होता है? दो पदार्थों के मिश्रण, यानी कि दो पदार्थ जब मिल जाए, जैसे चीनी पानी को हम मिला लिए तो क्या हो गया? बिलियन हो गया। तो पहले, लेकिन चीनी अलग चीज़ है और पानी अलग चीज़ है। अब हम सीख लेते हैं चीनी क्या है और पानी क्या है, इनके बारे में सीख लेते हैं ना, कि चीनी क्या चीज़ होता है और पानी क्या चीज़ होता है। ध्यान सुनिएगा, जब दोनों को हम मिला देते हैं, ध्यान सुनिए, जब चीनी और पानी को मिला देते हैं, हमारा क्या बन जाता है? रस बनता है, शरबत जिसको आते हैं वो बन जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। अब विलेय क्या होता है? बिलियन में जिसके मूलों की संख्या कम होती है उसे विलेय, विलेय कहते हैं। फिर से सुनिए, जिसके मूलों की संख्या, आप जैसे क्या, जैसे चीनी पानी को मैंने लिया, अगर हम चीनी पानी का शरबत बनाते हैं तो हमें चीनी ज़्यादा डालते हैं। क्या? चीनी ज़्यादा डालते हैं, सॉरी यार, चीनी थोड़ा कम डालते हैं, पानी के अपेक्षा कम डालते हैं चीनी, ठीक है ना। ज़्यादा डालते हैं लेकिन पानी की अपेक्षा कम डालते हैं। लेकिन ध्यान सुनिए, चीनी अगर हम लेते हैं, अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम समझे चीनी, तो चीनी जिसकी मात्रा कम हो जाती है वो क्या होती है? चीनी। अगर हम बिलियन समझे तो क्या हो गया? चीनी प्लस पानी, हमारा क्या बन गया? रस, शरबत जिसे आप कहते हो, है ना। तो ये क्या हो गया? रस हमारा बिलियन हो गया, चीनी हमारा क्या हो गया? विलेय हो गया, और विलायक क्या है? हमारा पानी है, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जैसे चीनी से भी ज़्यादा होती है पानी, है ना। तो पानी क्या हो गया आपका? विलयन में जिसके मोलों की संख्या ज़्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर बना दूँ, ये देखो बाल्टी बना दिया, इसमें शरबत भर दिया, चलो स्टार्ट करो, पीते हैं। तो चीनी की मात्रा आप इतना डालते हो, लेकिन पानी की मात्रा आप काफ़ी ज़्यादा इतना डाल देते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? आपका पानी हो गया। समझ में आ गया? पानी जो होता है वह विलायक होता है, विलेय आपका चीनी होता है। तो चीनी और पानी को मिलाकर हम रस तैयार कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के जो है प्रकार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। अब देख लेते हैं जो विलयन के प्रकार होते हैं भौतिक अवस्था में कौन कौन से होते हैं। जैसे हम ठोस को गैस के साथ कह देते हैं ना, तो देखिए ठोस, ठोस पता है यार, ठोस द्रव गैस बताए थे ना। ठोस का गैस में,
ठोस का गैस में, पहला हो गया क्या, ठोस का गैस में, ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में, ठीक है। ठोस का एक बार गैस में मिला देते हैं, ठोस का ठोस में। अब देखिए ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में मिला दिए, ठीक है। अब हम द्रव का ले लेते हैं, जैसे द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में, फिर द्रव का लिख लीजिए, द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, का गैस में। तो ठोस का ठोस में मतलब ठोस का ठोस में मिलाने पर हमारा जो होता है ये जो है भौतिक अवस्था है इसके। अब हम और मान लेते हैं गैस का ठोस में, यार एक एक करके तुरंत सबका मान लेना है। गैस का ठोस में, गैस का गैस में, गैस का द्रव में, ठीक है। इतना होते हैं 9, ठीक है। अब इतना हो गया, अब हम चलते हैं अगले पेज में, चलो देखते हैं। अब आगे अगला जो है कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विलयन होते हैं? तनु विलयन, तनु विलयन, 2 विलयन होते हैं सांद्रता के आधार पर। एक होता है तनु विलयन और दूसरा हमारा होता है सांद्र विलयन। क्या होता है? सांद्र विलयन होता है। पहला क्या हो जाता है? तनु विलयन और दूसरा हो जाता है सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा धुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन को तनु विलयन कहते हैं। समझ में नहीं आया? फिर से मैं समझाता हूँ। ऐसे विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा, विलय मैंने आपको बताया था, जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा क्या हो? धुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। क्या? तनु विलयन कहते हैं। तो इसको हम बीच में से काट भी सकते हैं, को क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। समझ गए ना? तनु विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन, ध्यान सुनिए, ऐसे विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा धुली हो, उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। चलो हम आगे देखते हैं कि सांद्र विलयन क्या होता है। तनु विलयन जान गए, अब हम देख लेते हैं क्या? सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलय के बहुत अधिक, मतलब तनु विलयन का सेम उल्टा, ऐसे विलयन जिसमें विलय की बहुत अधिक मात्रा धुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। अब देखिए आगे हम क्या कहते हैं? विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी कि विलयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान सुनिएगा, विलयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, पहला क्या हो जाता है? संतृप्त विलयन। दूसरा आ जाता है आपका असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और तीसरा आ जाता है आपका अति संतृप्त विलयन। 3 विलयन होते हैं किसके आधार पे? हमारे विलयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संतृप्त विलयन, दूसरा है आपका असंतृप्त और तीसरा है अति संतृप्त। ठीक है, समझ में आया ना? तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब हम देखते हैं अगले पेज में। चलो, ये यार फिर भी अगर आप अकॉर्डिंग टू पीछे का देखेंगे, अगर पीछे जितना हम जाएंगे उसके हिसाब से ये काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट है ना, एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें से लेसन 2 में से न्यूमेरिकल जाता है, यानी कि अंकित प्रश्न ज़्यादा ही आते हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगा। पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए, संतृप्त विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलय की और मात्रा ना धोली जा सके, यानी कि जितनी ही मात्रा है उतनी ही रहे। ध्यान सुनिए, ऐसे विलयन जिसके विलय की मात्रा ना धोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। यानी कि ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो और ना धोली जा सके। ठीक है ना? मतलब जितने भी चीज़ हैं, जितने भी विलयन हैं, उसमें और विलय की और मात्रा ना धोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। हम आगे देखते हैं असंतृप्त विलयन। ऐसे विलयन जिसमें विलय की और मात्रा धोली जा सके। संतृप्त विलयन मतलब ज़्यादा ना धोली जा सके, और असंतृप्त विलयन जिसमें ज़्यादा धोली जा सके विलय की मात्रा, उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। अब अति संतृप्त क्या होता है? जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलय की मात्रा धोली जाए, तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त
नहीं समझ में आया यार, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आगे पीछे करके मतलब ऐसा दे दिया ना, मतलब जल्दी समझ में ना आए, है ना। तो जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलेय की मात्रा धुली जाए तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं अगर आप समझेंगे। अब आपका जो अगला हेडिंग आ जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले पेज में है। चलो, एग्जाम में जो ज़्यादा पूछने के चांसेस आते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकल करते हैं, यानी कि अंकित प्रश्न जिससे हल करते हैं, वो अब आपका आ गया फाइनली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? नॉर्मलता। क्या? नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, 3 चीज़ें बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता क्या होता है? 1000 ml या 1 लीटर, यानी कि ml को हम अगर मिलीलीटर को बदलें तो 1 लीटर हुआ ना, तो 1000 ml या 1 लीटर विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्य भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। क्या? फिर से समझ लेते हैं। 1000 ml या 1 लीटर विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्य भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। क्या होती है? उसकी नॉर्मलता कहलाती है। समझ में आया ना। 1000 ml कहिए या तो 1 लीटर कहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही आप कह सकते हैं ना। विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्य भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता। नहीं समझ में आया? तो अभी देखिए मैं समझाता हूँ। पहली बात तो इसे जान लेते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक भी देख लेते हैं, क्योंकि जब मैं सीख रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, तो सब कुछ सीखते हुए चलूँगा। इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। इतना समझ में आया ना। तो n बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? n बराबर हमारा हो जाता है कि मात्रा, क्या चीज? मात्रा प्रति तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, मात्रा प्रति तुल्यांकी भार बटे आयतन, बटे आयतन। आयतन हम जब भी लेंगे तो किस में लेंगे? हमेशा लीटर में लेंगे, ठीक है। आयतन जब भी हम लेंगे तो कित में लेंगे? लीटर में लेंगे। समझ में आ गया। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर क्या होता है? मात्रा प्रति तुल्यांकी भार बटे आयतन। आयतन किस में लेंगे? हमेशा हम लीटर में ही लेते हैं। तो नॉर्मलता क्या होता है? 1000 ml या 1 लीटर विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्य भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। देखिए, नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता कितना होता है हमेशा याद कर लीजिए। थोड़ा बेसिक पॉइंट में बता दूं आपको, ब्लैक पेन से ना। क्या? नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता कहीं काम आ जाए, विलयन की नॉर्मलता कितनी होती है? हमेशा 1 होता है। नॉर्मलता कितना होता है? 1 होता है। नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता कितनी होती है? 1 होती है। और सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता, नॉर्मल की नॉर्मलता, सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता कितना होता है? 1/2, यानी कि आधा हो जाता है। तीसरा है आपका देसी नॉर्मल की नॉर्मलता। शायद ये कहीं आपको और बताया जाए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि एक भी पॉइंट आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। देसी क्या हो जाएगा? देसी यानी कि 10 हो गया। ऐसे हम से देख लेते हैं सेंटी का, तो 1/100 हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना। तो लिख देते हैं यार सेंटी का भी, नहीं तो कहोगे नहीं लिखे भैया। सेंटी नॉर्मल की नॉर्मलता, नॉर्मल की नॉर्मलता क्या हो जाता है? 1/100 हो जाएगा, ठीक है। सेंटी का 100 हो जाता है, देसी का 10 हो जाता है। अगर सेमी का 1/2, नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता हमेशा 1 ही हम लेते हैं। तो नॉर्मलता आ गया। अब मोलरता देख लेते हैं। मोलरता कुछ इसी प्रकार से है कि 1000 ml या 1 लीटर विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ की ग्राम अणुओं, क्या? किसी पदार्थ की ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। यम बराबर क्या होता है? मात्रा प्रति अणुभार, मात्रा प्रति अणुभार बटे, मात्रा प्रति अणुभार बटे आयतन। आयतन हमेशा हम किस में लेते हैं? आयतन हम लेते हैं लीटर में। किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो यम बराबर क्या हो गया? मात्रा प्रति अणुभार बटे आयतन लीटर में, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं क्या हो जाता है। मोलरता, मोलरता होता है 1000 ml, मिलीलीटर जिसको आप कहते हो, या कहिए 1 लीटर विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ, ठीक है,
कि ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहलाते हैं। देखिए नॉर्मलता यन से स्टार्ट था तो इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता यम से स्टार्ट है तो इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। एक पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो मैं इसको बताना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। क्या है पॉइंट, लिखिए, आप सब भी लिखिए कि नॉर्मलता कभी कभी आ जाता है, हमेशा नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, मोलरता में संबंध, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध पूछ लेता है तो यन बराबर हमारा क्या हो जाता है, यन बराबर हो जाता है हमारा यम एन। ये होता है मेन पॉइंट, है ना। यन आपका क्या है, यन है आपका नॉर्मलता, यन क्या हो जाता है आपका, नॉर्मलता हो जाता है, और यम क्या है आपका, मोलरता है, मोलरता। यम मोलरता हो गया, यन नॉर्मलता हो गया। यन क्या है आपका, क्षारीयता, तो समझ गए ना, क्षारीयता कहिए या संयोजकता कह सकते हैं आप इसे, संयोजकता, इसे आप कह सकते हो अम्लीयता, ठीक है। यन को समझ रहे हो ना यार, बताना जरूर कमेंट करके आप सब। तो यन नॉर्मलता हो गया, यम मोलरता हो गया, यन क्षारीयता या संयोजकता या अम्लीयता, कुछ भी कह सकते हैं। तो नॉर्मलता मोलरता आपको समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं अगले पेज में। अगला हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैंने बताया था नॉर्मलता, मोलरता, मोललता तीनों इंपॉर्टेंट है। मोललता याद करिए और नॉर्मलता आपको बताया। मोलरता, मोलरता में कैपिटल एम से प्रदर्शित करते थे, ये बात याद रखिएगा। मोलरता में कैपिटल एम से, लेकिन इसमें स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको इसी वक्त लिख दे रहा हूँ, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या है, 1000 ग्राम, सभी में से है ना। 1000 ग्राम की 1 किलोग्राम विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक हम देख लेते हैं फटाक से। मात्रक जो होता है इसका क्या होता है, मात्रक जो होता है मोल, क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है ना। इसका मात्रक आप देख लीजिए। अब देखिए इसको फॉर्मूला इसका देख लीजिए, यम बराबर क्या होता है, मात्रा प्रति अणुभार, मात्रा प्रति अणुभार बटे क्या होता है, विलायक का भार हो जाता है, विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, केजी में। विलायक का भार किसमें हम लेते हैं, केजी में लेते हैं, तो इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हम देख लिए कि मोल प्रति किलोग्राम होता है। समझ में आया ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसके जो आगे का है बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कितनी बार वेरी कहा दूँ मैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा, ध्यान सुनिए कि क्या मैं कह रहा हूँ, किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या। देखिए कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, विलेय या विलायक का मोल प्रभाव। देखिए विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। देखिए एक ही नाम है, चाहे मोल अंश कहिए मोल प्रभाज, कभी कभी मोल अंश पूछ लेता है, कभी कभी मोल प्रभाज पूछ लेता है, तो आप उसमें ना भटकें। ये मेरा उपदेश है, आदेश है। आदेश ये कि मतलब हर एक कोशिश हमारा यही रहता है कि जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैं उठा लेता हूँ। क्या है, किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, किसमें, विलेय या विलायक। विलेय मैंने बताया था जैसे चीनी लेते हैं, विलायक पानी, तो चीनी और पानी के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है ना। मोल प्रभाज का जो सूत्र होता है वह होता है मोल प्रभाज। लिखिए मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, यन बटे यन प्लस कैपिटल यन। देखिए ये यन है, ये भी आपका क्या है, यन है, और ये कैपिटल यन है, ठीक है। अब कभी कभी आ जाता है आपका कि एक विलायक का मोल प्रभाज कितना होता है, एक विलायक का मोल प्रभाज, एक विलायक का मोल प्रभाज कितना होता है। तो एक विलायक का जो मोल प्रभाज जब आ जाएगा तो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है ना। अब स्मॉल एन क्या होता है और कैपिटल एन क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है ना।
तो यन होता है आपका स्मॉल एन। ध्यान सुनिएगा, स्मॉल एन जो होता है विलेय का मोल होता है, विलेय का मोल होता है, विलेय का मोल होता है स्मॉल एन। और कैपिटल एन जो होता है विलायक का मोल होता है, विलायक का मोल। ठीक है, तो मोल अंश और मोल प्रभाज आपको समझ में आया। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, जैसे मैंने चीनी और पानी को क्या किया, चीनी और पानी के मोलों की संख्या, उसके हम देख लेते हैं कि चीनी कितना डालते हैं। जैसे 100 ग्राम चीनी डाल दी, एक आधा लीटर पानी डाल दिए, तो दोनों को हम क्या किए, उनकी संख्या को मैंने जोड़ लिया, कितना कितना डालता हूँ। तो बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं अगले पेज में, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, क्या है, विसरण तथा परासरण में अंतर। विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है। विसरण के किसी क्या, विसरण के लिए क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। जैसे फिर सुनते हैं, विसरण के लिए क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जैसे 8 है, फिर 9 है, फिर 6 पहले अधिक रहेगा, 9 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, इस तरह से हमारा घटते हुए चला जाता है। विसरण ये चीज़ कहता है। यह क्रिया कम सांद्रता, जैसे ये हो गया 1 2 3 4, इस तरह बढ़ता रहता है। तो विसरण और प्रसरण थोड़ा समझ में आया स्टेप ना। विसरण क्या होता है, कम से ज़्यादा से कम की ओर। ध्यान सुनिए, विसरण क्या होता है, ज़्यादा से कम की ओर, जबकि परासरण होता है कम से ज़्यादा की ओर। विसरण की क्रिया गैसों में होती है। विसरण क्रिया कैसे होती है, गैसों द्वारा होती है। ठीक है, और परासरण की क्रिया प्रायः भिन्न सांद्रता के द्रवों में होती है। किसके होती है, द्रवों में होती है। विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण के लिए अर्धपारग में झिल्ली की आवश्यकता होती है। अब इसमें हम सीखेंगे कि झिल्ली क्या होता है और झिल्ली के प्रकार क्या होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो परासरण के लिए क्या होता है, अर्धपारग में झिल्ली की होना आवश्यक है। तो दोनों में, विसरण तथा परासरण में, आई होप कि आप सबका डिफरेंस समझ में जरूर आया होगा। अब हम देख लेते हैं झिल्ली क्या होता है और झिल्ली के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है ना, तो चलो देरी ना करते हुए, झिल्ली होता है जो किसी विलयन से बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस स्थान का उपयोग करते हैं उसे झिल्ली कहते हैं। अगर हम आप सपोज दैट समझते हैं कि जैसे कूड़ा है घर में, ध्यान सुनिएगा, जैसे कूड़ा है घर में, हम उसे बाहर फेंकते हैं तो उसको हम झिल्ली में अगर पैक कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, वो वाला झिल्ली नहीं है, ये केमिस्ट्री का झिल्ली है, ध्यान से, लेकिन उससे हम कंपेरिजन करेंगे। जैसे हमारा घर का कूड़ा है और उसे हमें बाहर फेंकना है, ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, एक झिल्ली लेता हूँ बड़ा सा और उसी में एक साथ कर लेता हूँ, तो मुझे क्या होता है, आसानी होता है। तो वही की चीज़ का रहा है इसमें, किसी विलयन से बड़े आकार के कणों का दूर करने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर भी हमारा बड़ा काम, जैसे कूड़ा करकट कहीं भी है तो उसको हम लाद के ले जाके दूसरी जगह पर रख देते हैं। तो जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाता है बड़े आकार कणों को, उसे हम क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अब झिल्ली के प्रकार देख लेते हैं। तो झिल्ली यार 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अपार्ग में झिल्ली, अपार्ग में झिल्ली, अपार्ग में झिल्ली पहला हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपका पार्ग में झिल्ली, पार्ग में झिल्ली। आपका लास्ट हो जाता है वो अर्धपार्ग में झिल्ली, ठीक है ना, लास्ट क्या है, अर्धपार्ग में झिल्ली, पार्ग में झिल्ली। तो समझ में आया तीनों झिल्ली, अपार्ग में झिल्ली, पार्ग में झिल्ली और अर्धपार्ग में झिल्ली, ये तीनों झिल्ली के प्रकार है। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे कि अपार्ग में झिल्ली क्या होता है, पार्ग में झिल्ली क्या होता है, अर्धपार्ग में झिल्ली क्या होता है, क्योंकि यार एक एक स्टेप चल रहा हूँ तो बिल्कुल बेसिक से चलो देखते हैं अगले पेज में। देखिए अब पहला है आपका अपार्ग में झिल्ली। अपार्ग में झिल्ली क्या होता है, ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर, मैंने विलेय और विलायक के बारे में बताया था एकदम स्टार्टिंग में, विलेय क्या होता है, विलायक एक बार फिर सुन लीजिए। जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है, ठीक है ना। तो इसी में चीज़ बता दे रहा हूँ, ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर विलेय और विलायक दोनों अणुओं को आने जाने नहीं देता है, ये देता है लिखा है, ठीक है, आने जाने नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, अपार्ग में झिल्ली। मतलब ना तो विलेय और विलायक दोनों अणुओं को आने जाने नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपार्ग में झिल्ली कहते हैं। पार्ग में जिससे हमारे यहाँ होता है, कई झिल्ली होती है, एक बाहर से दिखाई देता है और एक ब्लैक कलर का होता है जो बाहर से नहीं दिखाई देता है। ये भी तो कई प्रकार की झिल्लियाँ हमारे यहाँ भी होती है जो हम सब कूड़ा के लिए यूज करते हैं, तो ये ठीक है ना। तो वैसे इसमें भी है, अपार्ग में झिल्ली में ऐसा झिल्ली है जो विलाय और विलायक
दोनों को क्या, अणुओं को नहीं आने जाने देती, वह अपारग में झिल्ली है। पारग में झिल्ली क्या होता है, ऐसे झिल्ली जिससे होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु आ जा सकते हैं। ध्यान सुन लीजिए, ऐसे झिल्ली जो मतलब चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, उसको क्या हो जाता है, आने जाने देता है, वह पारग में झिल्ली होता है। समझ गए ना। लास्ट है आपका अर्धपारग में झिल्ली, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा आपका। ऐसी झिल्ली जो अपनों से होकर विलायक के अणुओं को तो आने जाने देती है, क्या, ऐसी झिल्ली जो अपनों से होकर मतलब अपने स्थान से होकर क्या अणुओं को तो आने जाने देती है, किंतु विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देता है। यानी कि विलायक के अणु, ध्यान सुनिए, विलायक के अणु को आने जाने देता है लेकिन विलेय के अणु को नहीं आने जाने देता है, उसे हम क्या करते हैं, अर्धपारग में झिल्ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉयल वांट हाफ का नियम। क्या, वॉयल वांट हाफ का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, प्रासरण दाब सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। एक फॉर्मूला होता है, जैसे P अनुक्रमानुपाती C ना, प्रोपोर्शनल C, तो P बटे आप ऐसे भी कर सकते हैं, P क्या हो गया आपका, प्रासरण दाब हो गया, P क्या हो गया आपका, प्रासरण दाब हो गया, और C जो होता है आपका वह क्या होता है, सांद्रता होता है। अगर हम आप ऐसे समझें कि P बटे C, ठीक है, P बटे C, तो प्रासरण दाब के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर समानुपाती होता है, तो ये प्रासरण दाब और ये सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यानी कि P प्रोपोर्शनल C यानी कि P अनुक्रमानुपाती C समानुपाती C, ठीक है, क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। समझ में आ गया वॉयल वांट का आपका नियम। अब हम देखते हैं अगला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले पेज में देखिए चार्ल्स वांट हाफ का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको बहुत बढ़िया ध्यान से समझिएगा। थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट जरूर लगेगा लेकिन समझोगे तो यार समझ में भी आएगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इस नियम के अनुसार, देखिए चार्ल्स वांट हाफ का नियम, ये क्या है आपका, कहता है कि इस नियम के अनुसार, सुनिएगा ध्यान से, इस नियम के अनुसार यदि किसी विलयन की सांद्रता स्थिर हो तो उसका प्रासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि P प्रोपोर्शनल T। क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन की सांद्रता स्थिर हो, विलयन की क्या हो, सांद्रता स्थिर हो, तो उसका प्रासरण दाब परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। अब दोनों नियम हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको वॉयल वांट का हाफ का नियम बताया, तो दोनों नियमों से P प्रोपोर्शनल क्या हो गया, C और T, क्योंकि उसमें C था, एक था वॉयल वांट हाफ का नियम जब बताया था, तो P प्रोपोर्शनल C, तो C को भी लिया और मैंने T को भी ले लिया। समझ में आ गया ना। तो हमारा P बराबर क्या आ जाता है, P बराबर हमारा हो जाता है, एक कांस्टेंट के रूप में R जुड़ जाएगा CT। समझ में आया ना दोनों नियम के, एक चार्ल्स वांट हाफ का नियम P प्रोपोर्शनल C, और C जो होता है, ध्यान सुनिएगा, ये किसका था, वॉयल वांट हाफ का नियम, और T चार्ल्स वांट हाफ का नियम के अनुसार हो जाता है। तो अब देखिए, जब भी हम कांस्टेंट या अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो इक्वल टू का क्या हो जाता है, निशान लग जाता है, तो P इक्वल टू क्या हो गया, RCT हो गया। जबकि R एक कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया एक नियतांक है, R लिख लीजिए, R एक नियतांक है, तो हमारा C बराबर क्या हो जाएगा, हमारा C बराबर हो जाएगा NV। एक फॉर्मूला होता है C बराबर NV का, याद कर लीजिए इसको। C बराबर क्या हो जाता है, NV होता है। तो अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर तो P बराबर R गुणे N बटे के V गुणे T, तो हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाता है NRT बटे के V, हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो PV बटे क्या हो गया, NRT हो गया। PV बराबर हमारा क्या आ गया, एक NRT हो गया। तो यहाँ पर हम N बराबर हम रख सकते हैं W बटे M, क्या रख देते हैं, W बटे M रख सकते हैं N बराबर। तो हमारा क्या आ जाता है, PV बराबर W बटे M RT। तो P बराबर हमारा लास्ट क्या आ जाता है, P बराबर आता है W RT बटे के M, और V को मैंने क्रॉस करा दिया, ये आ गया। समझ में आ गया ना, ये आपका फाइनल है। और यहाँ पर अगर R की वैल्यू नहीं दिया है तो R की वैल्यू हम रख सकते हैं 0.821, ठीक है, R की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0.821 रख सकते हैं। अब देख लेते हैं P क्या होता है। P आपका होता है परासरण दाब,
P क्या होता है, परासरण दाब होता है, ठीक है। W क्या होता है, विलेय की मात्रा होती है, विलेय की मात्रा। W क्या होता है, विलेय का मात्रा होता है। यम आपका अणुभार है, यम क्या है आपका, अणुभार है, यम क्या है, अणुभार है। और अणुभार किस में लेंगे, आयतन लेंगे, तो V बराबर क्या आपका, आयतन लीटर में। आई होप ये भी समझ में आया होगा चार्ल्स वान ठॉप का नियम। यहाँ पर दोनों नियम देखते हैं, एक P प्रोपोर्शनल T होता है, एक P प्रोपोर्शनल C होता है। T और C दोनों को नियम ले लेते हैं। यहाँ पर याद कर लीजिए C बराबर NV होता है, और यहाँ पर हम C की जगह पर हम रख सकते हैं क्या, N/V रख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, देख लीजिए, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस सिर्फ एक बार इसे जरूर देख लीजिए। अगर समझ में आया यार लाइक कर दीजिए और इसे ज़रूर शेयर करिएगा, है ना। चलो देखते हैं अब अगले पेज में। अब देखिए आपका अगला है समपरासारी विलयन। क्या, समपरासारी विलयन, ये क्या होता है, बहुत इजी है, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। ऐसे विलयन जिसके परासरण दाब का मान समान हो। इसमें देखिए यार सम लिख रहा है, सम बराबर क्या होता है, समान होते हैं, मतलब समपरासारी विलयन यानी कि जो समान होते हैं। ऐसे विलयन जिसके परासरण दाब क्या होता है, दाब का मान समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन, ठीक है। अगला है वाष्प दाब, बहुत छोटा छोटा है, थोड़ा थोड़ा है, समझ लीजिए। वाष्प दाब क्या होता है, जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके वायुमंडल दाब के बराबर होता है। किसके होते हैं, परासरण दाब उसके वायुमंडल दाब के बराबर होता है, तो उसे वाष्प दाब कहते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं। वाष्प दाब कि जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके वायुमंडल दाब के बराबर होता है, तो उसे वाष्प दाब कहते हैं। आगे देते हैं वाष्प दाब के अनुमान क्या होते हैं। देखिए, जब किसी विलयन में किसी अपद्रव्य को मिला दिया जाता है, जब किसी विलयन में किसी अपद्रव्य को मिला दिया जाता है, तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। वाष्प V दाब में यह कमी वाष्प में अवनमन कहलाता है। फिर से समझते हैं, जब किसी विलायक में किसी अपद्रव्य को मिला दिया जाता है, अपद्रव्य को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। जब किसी विलायक में, कोई भी विलायक है वह, उसमें कोई अपद्रव्य, जैसे कोई गलत चीज़, जैसे अपद्रव्य ऐसे कहते हैं ना, कोई गलत चीज़ मिला दिया जाती है, लेकिन अपद्रव्य इसका मीनिंग उससे मत कंपेरिजन कीजिएगा। जब किसी विलायक में किसी अपद्रव्य को मिला दिया जाता है, तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। वाष्प V दाब में यह कमी क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ में आया ना। यह लिखिए, यह P माइनस PS के क्या होता है, बराबर होता है, P माइनस PS के बराबर होता है। P आपका क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है, विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है। और PS हमारा क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब होता है। अगला हेडिंग है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाष्प दाब के अपेक्षित अनुमान। उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना चाहिए, जितना आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। चार्ल्स वान ठॉप का नियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, वान ठॉप का नियम, मोलरता, मोलरता, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपेरिजन अगर हम करें तो। देखिए, वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान क्या होता है। देखिए, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब को अपेक्षित अवनमन कहते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब को अपेक्षित अवनमन कहते हैं। P माइनस PS बटे क्या हो जाता है, P हो जाता है, P माइनस PS बटे P। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब को अपेक्षित अवनमन कहते हैं। समझ में आया ना, बहुत इजी है यार, कुछ नहीं है, समझ लीजिए बस। अगला जो हेडिंग आ जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, हम अगला हेडिंग देखते हैं, राउल्ट का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, अब इसको स्टार मिलना चाहिए, बस समझ लो, अब इतना इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है, इस नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है, समझिए इसको। क्या है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है, इस नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या होता है राउल्ट का नियम का फॉर्मूला, P माइनस PS बटे P इक्वल टू N बटे N प्लस कैपिटल N।
अब इसमें देख लेते हैं पी यू क्या है। यार इसको पढ़ लीजिएगा, ये समझाने योग्य नहीं, मतलब समझिए अपने आप से इसको। पी क्या है, इसमें टाइम आपका वेस्ट होगा तो ऐसा मैं नहीं चाहता। पी क्या होता है आपका, विलायक का वाष्प दाब है। विलायक का क्या है, वाष्प दाब, पी होता है। पी एस क्या होता है आपका, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। पी माइनस पी एस। एन क्या है आपका, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और कैपिटल एन क्या है आपका, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है ना। P माइनस पी एन, एन कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। P क्या है, विलायक क्या वाष्प दाब है। समझ में आया ना। अब देखिए इसमें अगला है क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। जब किसी विलयन में क्या है, जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जैसे जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य चीज़ मिला दिया जाता है, ध्यान सुनिए, जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। मतलब जो जैसे कोई क्वथनांक है उसमें उन्नयन यानी कि अधिक हो जाए। समझ आया ना। कोई विलयन में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। समझ में है ना। इसे लिख लो, इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन समझ में। अब हम देखते हैं अगले हेडिंग, अगले पेज में। देखिए क्वथनांक उन्नयन और अणुभार में संबंध। अब आपका जो थोड़ा थोड़ा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला सभी का आपको याद करना पड़ेगा। क्वथनांक उन्नयन और अणुभार में संबंध का अगर आ गया तो एक फॉर्मूला होता है, यम बराबर क्या हो जाता है, 1000 KB गुणे W बटे के डेल्टा टी बी गुणे W। सबके बारे में बताया हूँ, वैसे भी अभी मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। अब क्या क्या होता है, ये W है कैपिटल, ये स्मॉल है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, यम क्या होता है आपका, अणुभार होता है। बस यही चीज़ आपको लिखना था इसमें, यम अणुभार हो गया। के बी क्या हो जाता है आपका, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाता है। डब्लू क्या हो जाता है आपका, विलेय का भार, विलेय का क्या हो जाता है, भार हो जाता है। डेल्टा टी बी क्या हो जाता है आपका, क्वथनांक उन्नयन हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वथनांक उन्नयन हो जाता है। डब्लू क्या हो जाता है, कैपिटल डब्लू क्या हो जाता है, विलायक का भार हो जाता है, विलायक का भार हो जाता है। समझ में। यम अणुभार, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्लू विलेय का भार, डेल्टा टी बी क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन, और कैपिटल डब्लू क्या होता है, विलायक का भार हो जाता है। क्या हो जाता है, भार हो जाता है। समझ में आया ना। यम बराबर 1000 KB गुणे W बटे डेल्टा टी बी गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अगर आ गया क्वथनांक उन्नयन और अणुभार में संबंध तो ये लिख दीजिएगा। अगला आ जाता है आणविक उन्नयन स्थिरांक और अणुभार में संबंध, आणविक उन्नयन स्थिरांक और अणुभार में संबंध। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, याद करिए सही फॉर्मूला। यम बराबर क्या होता है, 100 KW बटे डेल्टा TW, ठीक है। यम क्या है आपका, अभी मैंने आपको बताया, याद कर लीजिए, फिर से लिख दे रहा हूँ। यम आपका अणुभार हो गया। के क्या है आपका, के है आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक है, आणविक उन्नयन स्थिरांक है, आणविक उन्नयन स्थिरांक हो गया के बराबर। डब्लू आपका क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार। डेल्टा टी क्या है आपका, क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन हो गया। और कैपिटल डब्लू आपका क्या है, कैपिटल डब्लू आपका हो गया विलायक का भार, विलायक का भार।
ठीक है। तो इसको यार याद कर लीजिए, छोटा छोटा जो फॉर्मूला है, DM बराबर होता है 100 KB KW। देखिए पहला लेसन मैंने कितना अच्छे से आपको बताया था, मतलब याद करा दिया उसी वक्त। लेकिन इसमें जो सेकेंड लेसन है ना, ये थोड़ा मुझे भी टफ लगता है, क्योंकि इस रटना पड़ता है कुछ ज़्यादा, है ना। पहला लेसन मैं एकदम हलवे की तरह बताया था और वो तुरंत याद करा दिया था आप सबको। लेकिन ये ऐसा है टॉपिक जिसको याद करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती याद करना पड़ेगा, है ना। तो चलो देखते हैं अब अगले पेज में अगला हेडिंग। अब आपका अगला हेडिंग आ जाता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है। अवनमन यानी कि थोड़ा कमी आ जाता है। फिर सुन लेते हैं हिमांक अवनमन क्या होता है। जैसे कोई विलायक में कोई उपद्रव्य मिलाते हैं और उसमें कमी आ जाता है तो उसे हम कहते हैं हिमांक अवनमन कहते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत बस इतना ही था इसमें। अब हम अगला हेडिंग देते हैं कि मोलल अवनमन स्थिरांक और अणुभार में संबंध। क्या? मोलल अवनमन स्थिरांक और अणुभार में संबंध। इसका भी फॉर्मूला होता है m बराबर 1000 गुणे KF इंटू W बटे डेल्टा T, कैपिटल T है ना, डेल्टा TF इंटू W। यम आपका क्या हो जाता है? यम है आपका अणुभार। यम क्या है आपका? अणुभार है। KF क्या हो जाता है आपका? मोलल अवनमन स्थिरांक है। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाता है। W आपका क्या होता है? विलेय का भार हो जाता है। विलेय का भार है। डेल्टा TF क्या है? एक एक चीज़ के बारे में बता दे रहा हूँ। डेल्टा TF क्या होता है? हिमांक अवनमन होता है। हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या बच रहा है आपका? भाई कैपिटल W बच रहा है आपका। कैपिटल W क्या होता है? विलायक का भार हो जाता है। विलायक का भार। अब अगला आ जाता है आपका, तुरंत देख लीजिए यार, आणविक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक और अणुभार में संबंध। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है आपके पास, बता दे रहा हूँ मैं फटाक से, इसको भी लिख लीजिएगा, बस लास्ट फार्मूला वाला काम खत्म हो जाएगा। तो यम बराबर क्या होता है? 100 इंटू KW। यार मुझे भी बताने में थोड़ा शर्म लग रहा है, क्योंकि इतना याद करा देता ना, काश मज़ा आ जाता, लेकिन क्या करूँ, स्टार्टिंग से आप देखिए, समझ में आएगा ज़रूर से। बटे डेल्टा TW, ये क्या है आपको काम लगेगा अभी थोड़ी देर बाद, मतलब जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो काम आएगा। यम क्या है आपका? अणुभार, वही सेम है। के भी आपको मैं बता दिया था कि क्या है आपका? आणविक अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, तो सब कुछ आपको पता ही है, आप लिख लीजिएगा, है ना। तो चले हम अगले पेज में देखते हैं। चलो आपका अगला हेडिंग आ जाता है हेनरी का नियम। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तो जरूर इसको पढ़िएगा। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में धुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसके होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। यही क्या होता है? हेनरी का नियम है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के, जो अगला लेसन थर्ड लेसन आएगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, थर्ड लेसन बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में धुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। यह नियम हेनरी का नियम कहलाता है। W प्रोपोर्शनल क्या होता है? P होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? KHP हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा? KHP। तो KH इज इक्वल टू हमारा हो जाता है W बटे P हो जाता है। W आपका क्या होता है? W आपका होता है गैस की मात्रा होती है, गैस की मात्रा। W हमारा क्या हो गया? गैस की मात्रा। P आपका दाब है, पता ही है आपको। और KH होता है जो, वही होता है हेनरी का नियम। तो KH किससे प्रेरित करते हैं? हेनरी का नियम है। KH क्या है? हेनरी का नियम। तो KH इक्वल टू क्या हो जाता है? W बटे के P हो जाता है। यही हेनरी का नियम कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ पड़ता है? देख लीजिए, गहरे समुद्र में गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन O2 और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। ठीक है, और भी कहीं होता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है। लिख लीजिए इसको भी, कि तो आ गया ना, किसी समुद्र में गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के रूप में काम करता है, या हीलियम के रूप में मिश्रण के देने के लिए काम किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इस नियम का उपयोग, नियम का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में होता है। क्या? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में होता है।
अब देखिए बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। किसी बिलियन, देखिए किसी बिलियन में ऐसे गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। किसी बिलियन में ऐसे गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किस पे, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, अगर जैसे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्या, हिमांक में अवनमन, जैसे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, जैसे परासरण दाब, ठीक है ना। तो बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, किसी बिलियन में ऐसे गुण जो बिलियन की उपस्थिति विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या, विलेय के क्या करते हैं, विलेय के, ध्यान सुनिए, किसी बिलियन में ऐसे गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आगा होगा। अब चलते हैं अगले पेज में, देखते हैं। आपका अगला हेडिंग आ जाता है सम आयन प्रभाव। किसी बिलियन में समान आयनों की उपस्थिति में विलेय पदार्थ की विलेयता घट जाती है, इस प्रभाव को समायन प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे जल में AgCl, सिल्वर क्लोराइड ना, AgCl की विलेयता क्या हो जाती है, NaCl की उपस्थिति में घट जाती है, जल में AgCl की विलेयता NaCl की उपस्थिति में जैसे घट जाती है, वो क्या होता है, समायन प्रभाव होता है। समायन क्या है, किसी विलयन में समान आयनों की उपस्थिति में विलेय पदार्थ की विलेयता घटती है। जब समान आयन होते हैं उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जब घट जाती है उसे समायन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग आ जाता है आपका आइसोहाइड्रिक विलयन। ये क्या होता है, ऐसे विलयन जिनके लिए समान ताप हाइड्रोजन आयन की संख्या समान हो आइसोहाइड्रिक विलयन कहलाते हैं। इसे pH मान भी समान होते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है यार, मतलब इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आदर्श विलयन क्या होता है, ये विलयन राउल्ट नियम का 100% पालन करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, ऐसे विलयन के लिए डेल्टा एच बराबर क्या होता है, 0 होता है। आदर्श विलयन के नियम है, यह क्या होता है, राउल्ट का नियम पूरा पालन करता है और इसका डेल्टा एच का मान 0 होता है। तीसरा है आपका, विलयन की अवस्था में ऊष्मा ना तो अवशोषित होने चाहिए और ना ही उत्सर्जित, मतलब दोनों कंडीशन नहीं होना चाहिए, ना तो उत्सर्जित होना चाहिए ना तो अवशोषित होना चाहिए। चौथे कंडीशन है कि डेल्टा एच बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात विलयन अवस्था में आयतन में अंतर नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात विलयन अवस्था में आयतन में अंतर नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखना आप सब। ये क्या होते हैं, आदर्श विलयन के कुछ कंडीशन है। अब हम देखते हैं अगले पेज में। बस आप लास्ट आखिरी की तरफ चल रहे हैं तो यार बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाले उन्नयन, क्या उन्नयन मतलब अधिकता थोड़ा, को आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाले उन्नयन को आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अगला आ जाता है आपका, बस यार इसको पढ़ते जाइए, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। इसको समझाने योग्य उतना नहीं है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में किसी वैद्युत अनअपघट्य के 1 मोल पर क्वथनांक में होने वाला उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। पढ़ लीजिए यार, बहुत ईजी है। आणविक उन्नयन स्थिरांक भी पढ़ लीजिए, क्या है, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाले कमी, देखिए इसमें कमी हो रहा है, इसमें उन्नयन हो रहा है, अगले वाले में ऊपर वाले यानी आणविक में भी क्या होता था, उन्नयन होता था। मोलल उन्नयन स्थिरांक में 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल किसी अवाष्पशील पदार्थ अपघट्य को घोलने पर उसके हिमांक में होने वाले कमी को मोलल अवनमन, यानी कि कमी, इसमें मोलल अवनमन में कमी हो रहा है, मोलल उन्नयन में कमी हो रहा है। आणविक उन्नयन और आणविक अवनमन में क्या होता है, उन्नयन, मतलब आणविक अवनमन और आणविक उन्नयन में क्या होती है, कमी किसी में हो रहा है, किसी में उन्नयन हो रहा है। आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। चलो अगले पेज में। आज का आखिरी हेडिंग है कि किसी विलयन में
प्रच्छित अणुसंख्य क्या वांट हाफ गुणक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, वांट हाफ गुणांक इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने बता दिया। किसी विलयन में प्रच्छित अणुसंख्य गुणधर्म तथा वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं, ठीक है ना। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर हमारा क्या हो जाता है, आई बराबर हो जाता है प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे क्या होता है, परिकलन अणुसंख्य गुणधर्म। ये होता है। तो प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे परिकलन अणुसंख्य गुणधर्म को क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणक कहते हैं। आई होप समझ में जरूर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में काफ़ी चीज़ें मिल जाएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। जो भी हेडिंग आपको समझ में ना आया होगा उसका कमेंट करिएगा, मैं उसको हेडिंग को अलग से बताऊँगा, क्योंकि एक साथ बताने में हो सकता है हेडिंग कहीं नहीं बताए होंगे, मतलब जो आपका है इसमें समझ में ना आया हो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं फिर से बता दूंगा। और लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं वीडियो में, बाय, टेक केयर और स्टे होम स्टे से। प्लीज़ यार शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।